आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 08। अभी तक हमने जो भी 7 लेक्चर में जो भी पढ़ा उसका एक शो डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी कि क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का आपका आएगा। उसके बाद टैक्स क्या होता है, ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में बात किया था। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर इसके बारे में हमने बात किया था। पार्लियामेंट और स्टेट लेज असेंबली के बारे में, फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कौन होते हैं, कैसे सेलेक्ट होता है इनका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया था। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में बात किया। लोकसभा, राज्यसभा, कितने स्टेट हैं, आज 28 स्टेट हैं। और कितने टेरिटरीज हैं इंडिया में, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसके बारे में हमने भी बात किया था। जिसके बारे में हमने पार्लियामेंट नॉट इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है, स्टेट लेज असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है। फिर हमने कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास, इसके बारे में बात किया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में बात किया। फिर हमने एक बात किया था आर्टिकल नंबर 245, ये पावर देता है पार्लियामेंट और स्टेट लेज असेंबली को लॉ बनाने के लिए। फिर हमने बात की आर्टिकल 246, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक शेड्यूल बनाया था, 7th शेड्यूल। उसमें 3 लिस्ट बनाई थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, जो पावर देता है कि कौन किस मैटर पे लॉ बनाएगा। फिर एक आर्टिकल 265 पढ़ा जिसमें नो लॉ देन नो टैक्स, अगर कोई लॉ नहीं है तो हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ये है यूनियन लिस्ट, इसमें है लिस्ट 1, इसमें टोटल 97 एंट्रीज। लिस्ट 2 इसमें है टोटल 66 एंट्रीज। और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, इसमें टोटल 47 एंट्रीज। एक्ट या लॉ क्यों बनता है, कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में। लॉ क्या होता है, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन। फिर सेक्शन 1 के बारे में बात किया था, क्या होता है सेक्शन 1। ये होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी। ये बताता है कि इसका नाम क्या होगा किसी एक्ट का, ये बताता है कि वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, और ये बताता है कि वो किस पर लगता है। जैसे कंपनीज एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है और ये कंपनीज पर लगता है। एक्ट में होते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल्स और शेड्यूल्स। सेबी में होता है रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, ऐसे होता है। यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एक्ट में ऐसा होता है। फिर मैं थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ बिल, बिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिल, बिल क्या होता है, बिल कितने टाइप्स के होते हैं। ऑर्डनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में बात किया था। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं, कौन कंट्रोल करता है। कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का एक आईएएस होना ज़रूरी होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में डिफरेंस होता है। स्टेट में होते हैं गवर्नर और यूटी में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, 5 ईयर के लिए। ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, ये सब हमने डिस्कस किया था। 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। फिर हमने कुछ पुराने एक्ट के बारे में बात किया था, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल्स टैक्स लगता था विद इन स्टेट सेल पर, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था स्टेट टू स्टेट पर। सब बातें किया था, एग्जाम्पल से समझा था इसमें क्या दिक्कत थी। सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ा था, इंडिया में कब आया था, 1 जुलाई 1994 को।
जब आया था तो 3 सर्विसेज में थी, फिर उसके बाद इसमें 2013 सारी सर्विसेज कवर कर लिए। जब आया था तो इसमें इससे 407 करोड़ रुपए रेवेन्यू हुआ था, इसमें टोटल इतने लोग कवर हुए थे। फिर इससे धीरे धीरे 1,32,518 करोड़ रुपए रेवेन्यू हुआ और सारे लोग इसमें बहुत सारे लोग कवर हुए। तो सर्विस टैक्स में इनकम भी बढ़ी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ा और इसमें ज़्यादातर लोग भी कवर हुए। फिर हमने बात किया था नो टैक्स हटाकर सेंट्रल के और 8 स्टेट के टैक्स हटाकर जीएसटी लेकर आए थे। फिर हमने जीएसटी जीएसटी सब बारे में बात किया था। फिर हमने कुछ जीएसटी कौन से अमेंडमेंट बिल के थ्रू आया था, 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू आया था। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, CA 101। फिर हमने बात किया था जीएसटी कितने एक्ट से बनकर बना है, CGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन एक्ट और SGST, इसके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने सबसे फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, फ्रांस। फिर हमने आर्टिकल 245 पढ़ लिया, इसमें था पावर टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। 246 इसने पावर डिवाइड किया था। 265 नो लॉ नो टैक्स था। फिर एक था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। कितने और आर्टिकल नंबर 254 ये क्या बोलता था, लिस्ट 3 में जो भी बातें लिखी हुई हैं अगर उस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लोग बना सकते हैं, क्लैश आता है तो पार्लियामेंट का एक्ट प्रिवेल करेगा। फिर 248 पढ़ा था, अगर जो बातें यहाँ नहीं लिखी हुई लिस्ट 2 और 3 में, उस पर लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 97 को यूज़ करके पार्लियामेंट लोग बना सकता है, जिसने पार्लियामेंट ने यूज़ कर सर्विस टैक्स एक्ट अपना बनाया था। तो हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिया, 245, 246, 265, 254, 248। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, ओल्ड टैक्स में क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। डबल टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट, सारी प्रॉब्लम। फिर आफ्टर जीएसटी में क्या हमने सोल्व किया, क्या क्या प्रॉब्लम जो पुराने में थी उसको हटाया। फिर एक हमने पढ़ा था आर्टिकल 246 से, जैसे कि दोनों के लॉ हट के जीएसटी आया था तो दोनों ने मिलके जीएसटी पर लॉ बनाया, तो इसको पावर कहाँ से मिली, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को। आर्टिकल 246A1 पावर देता है कि आप दोनों मिलके इंट्रा स्टेट पर लॉ बना सकते हैं और इंटर स्टेट पे पार्लियामेंट आप लॉ बनाएंगे। ये हमने 246A में पढ़ा था। मैंने पढ़ा कितने जीएसटी एक्ट हैं, एक CGST एक्ट है, एक IGST एक्ट है, एक UTGST एक्ट है, एक कंपनसेशन एक्ट है और टोटल 31 स्टेट है, तो 31 SGST एक्ट है। SGST एक्ट कुछ नहीं है, ये CGST एक्ट का कॉपी है। आपने CGST एक्ट पढ़ लिया, उस मानेंगे आपने 31 SGST एक्ट पढ़ लिया है, तो यानी कि 35 यानी 1 2 31 33 34 35 आपने ये पढ़ लिया, तो अब मानेंगे आपने ये पढ़ लिया, तो 31 और 32 एक्ट आपने पढ़ लिया। और IGST एक्ट, UTGST एक्ट और ये छोटे छोटे हैं, इसमें 25 सेक्शन है, इसमें 26 सेक्शन है प्लस 9A 9B और इसमें 14 सेक्शन प्लस 1 शेड्यूल है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है IGST एक्ट, UTGST और ये वाला, जो भी इसका पोर्शन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 245 46 पढ़ लिया था हमने। फिर 246A के बारे में बात किया था, ये एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल था। इसमें 2 क्लोज थे, 246A1, 246A2। इस पे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बनाएगा और इंटर स्टेट पर पार्लियामेंट। तो आइए यहाँ पे जो आर्टिकल पे हम नोट करते थे यहाँ पे और नोट कर लेते हैं। आर्टिकल 246A, ये वाला आर्टिकल 246A, इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है
और इसमें दो पार्ट्स है, क्लोज वन क्लोज टू, इसके दो पार्ट्स थे। क्लोज वन क्लोज टू। टू 46A1 इसमें कौन था, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर लोग बनाएंगे जब होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो इस पर पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने के, पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाएगा। फिर 246 एक लो आर्टिकल हमने पढ़ा, फिर हमने एक आर्टिकल पढ़ा है 269A। ये क्या था, जो भी पार्लियामेंट IGST एक्ट पे जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा उस पर कौन लॉ बनाएगा, उस पर बनाएगा पार्लियामेंट। इसने क्या बनाया था, IGST एक्ट, और IGST एक्ट फर्दर डिवाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और कंजम्पशन वाली स्टेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर देगा। और वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो एज पर आर्टिकल 269A उस IGST को डिवाइड करेगा। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। ये रहा 246A1 क्लोज और क्लोज टू। ये रहा तो आर्टिकल 269A अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST। IGST apportionment between union and state provided by law given by parliament on recommendation of GST council। कौन सा ये, अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 269A कौन सा था, अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST और अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक आर्टिकल 366(12) जो था अबाउट GST डेफिनेशन के बारे में। आर्टिकल 366 क्लोज 12 अबाउट GST डेफिनेशन। फिर हमने एक पढ़ा था SEZ और एक पढ़ा था एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्या था, सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। ये किस बारे में है, ये बोलता है जीरो रेटेड सप्लाई। कब एक सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई बोले, अगर हम सेल करते हैं टू अनदर कंट्री, अगर हम सेल करते हैं टू अनदर कंट्री तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और सेल को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। अगर हम सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं टू SEZ तो इसको क्या बोलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट। जब हम सेल या सप्लाई करते हैं टू अनदर कंट्री तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट भी क्या है, एक सप्लाई है, एक सेल है। और डीम्ड एक्सपोर्ट भी क्या है, एक सप्लाई है, एक सेल है। और इस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। जैसे कि एक्सपोर्ट भी एक सप्लाई है और डीम्ड एक्सपोर्ट भी एक सप्लाई, और इस सप्लाई को क्या नाम दिया हमने, जीरो रेटेड सप्लाई। इसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात किया था।
हमने अब तक किस बारे में बात कर लिया, कितने आर्टिकल, 245, 246, 265, 254, 248, 246A, 269A, 366 12A। अब हमारा आर्टिकल जो है वो रह गया है ठीक है, अबाउट जीएसटी काउंसिल। हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल था ये वाला जो हमारा लेक्चर 07 था, आर्टिकल 279A5। ये क्या था, अबाउट पेट्रो प्रोडक्ट्स। ये किसके बारे में था, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आर्टिकल 279A5 ये वाले प्रोडक्ट इन पर अभी जीएसटी नहीं है, बट बाद में तो जीएसटी लग जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। पढ़ा हमने आर्टिकल 279A क्लॉज 5 जो है अबाउट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इस पर जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। हर एक आर्टिकल्स के बारे में हमने बहुत डिस्कस में बात किया। और हमारा एक आर्टिकल रह गया 279A जो हमको पढ़ना है, और एक आर्टिकल 271। कौन सा है, आर्टिकल 271। एक है आर्टिकल 270 और एक है आर्टिकल 271। कौन सा है, आर्टिकल 271। ये क्या बोलता है 271, पावर टू लेवी, पावर टू लेवी सेस और सरचार्ज। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में बाय पार्लियामेंट। और एक है आर्टिकल नंबर 270। ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आइए आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, 270 और 271 के बारे में पढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस पेज को भी आप नोट पर ले, फिर आगे चलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, और लेक्चर नंबर है 08। कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें आर्टिकल नंबर, पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 270। किसके बारे में, आर्टिकल 270। ये क्या बोलता है, ये बोलता है
क्या बोलता है, ये है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 246, जिसमें एक है 7th शेड्यूल। कौन सा है? 7th शेड्यूल। और इसमें टोटल कितने लिस्ट थी? इसमें टोटल 3 लिस्ट थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और एक थी लिस्ट नंबर 3। तो कुछ मैटर्स यहाँ पर थे जिसपे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, और कुछ मैटर्स यहाँ पर थे जिस पर कौन था, जिस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो कुछ इस हिसाब से ये मैटर्स डिवाइड थे। आप एज्यूम कीजिए हाफ मैटर्स यहाँ पर थे और आप हाफ मैटर्स जो है वो यहाँ पर थे। मान लीजिए इससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता था, कितना रेवेन्यू होता था? इससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता था 50 रुपये। कितना होता था? 50 रुपये। और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता था, कितना रेवेन्यू होता था? 50 रुपये। कितना? 50 रुपये। तो जो आर्टिकल 270 था, तो ये बोलता था कि ये क्या बोलता था, all of the taxes referred in list 01। ये लिस्ट 01 कौन सी है? ये है यूनियन लिस्ट। ये कौन सा है? लिस्ट। ऑल ऑफ द टैक्स रेफर्ड इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट के सिवाय। कौन सा? सेस एंड सरचार्ज। कौन? सेस एंड सरचार्ज। एक्सेप्ट सेस एंड सरचार्ज shall be levied and collected, shall be levied and collected by गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 01 में जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जिस भी मैटर पर, उसको कौन लेवे करेगा? उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी और उसको कलेक्ट करेगी। क्या करेगी? लेवी करेगी उस टैक्स को और कलेक्ट करेगी। उसके बाद एंड shall be distributed या डिवाइडेड between यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कुछ मैटर्स यहाँ पे थे, इससे इनको रेवेन्यू में 50 रुपये, यहाँ पे कुछ मैटर्स थे इनको रेवेन्यू में 50 रुपये। तो ये बोला गया कि ये 50 रुपये में से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। तो मान लीजिए कितना हिस्सा देना होगा? जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आप 50% रख लीजिए या जो भी परसेंटेज डिसाइड होगा, और स्टेट गवर्नमेंट आप इसका 50% रख लीजिए। तो इसमें से 50% की 25 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा इनके पास? 25 रुपये। और इनके पास कितना आ गया? 25 रुपये। इनके पास कितना हो गया? टोटल 75 रुपये। इस कॉन्सेप्ट को जो आर्टिकल 270 है, ये क्या बोलता था कि जो भी लिस्ट 1 में जो भी टैक्सेस हैं पार्लियामेंट के, इसमें जो भी रेवेन्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको उसको स्टेट गवर्नमेंट में भी डिवाइड करना होगा। तो क्या बताया मैंने? जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा इसको स्टेट गवर्नमेंट को देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी।
और ये परसेंटेज जो है डिवाइड होगा जिस रेशियो में, ये कौन डिसाइड करेगा? आइए इसके बारे में नोटिंग करवा देता हूँ। जो परसेंटेज है ऑफ रेवेन्यू डिवीज़न, यानी कि जो रेवेन्यू डिवाइड होगा किस परसेंटेज में, ये परसेंटेज हमको कैसे पता लगेगा? तो आइए लिखते हैं, ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर आफ्टर considering the recommendation of the finance commission, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन होती है, वो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर उस परसेंटेज को बता देंगे कि इस परसेंटेज में ये पैसा जो है वो डिवाइड होगा। तो आर्टिकल 270 यही बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट 1 में जो भी मैटर्स पे जो भी रेवेन्यू आएगा वो डिवाइड करेगा अपने में उस स्टेट के बीच में किस परसेंटेज पर, परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो ये था अपना आर्टिकल नंबर 270। क्या था अपना आर्टिकल नंबर 270, और इसमें एक अमेंडमेंट भी आई थी। जब जीएसटी आया तो इसमें एक अमेंडमेंट भी आया, तो उसको इस पेज पे नोट करेंगे। आइए पहले नेक्स्ट पेज पर अमेंडमेंट क्यों आया। जैसा कि हमने बात किया कि जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पे जो मैटर्स थे, यहाँ पे जो मैटर्स थे, यहाँ पे भी मैटर्स थे और कुछ मैटर्स यहाँ पर भी थे। यहाँ से इनको होता था रेवेन्यू 50, इनको भी होता था 50। फिर मान लीजिए आधा पैसा, आधा ये अपने पास रखते थे और आधा ये दे देते थे स्टेट गवर्नमेंट को। तो इनके पास भी कितना हो गया 75, और इनके पास कितना बचा, इनके पास बचा 25। जब जीएसटी आया, जब जीएसटी आया तो 9 सेंट्रल के प्लस 8 स्टेट के, 9 सेंट्रल के प्लस 8 स्टेट के, ये क्या हो गए, खत्म हो गए। और क्या बना, एक बना जीएसटी। क्या बना, जीएसटी। तो इसने क्या बोला, अगर इंट्रा स्टेट है और या फिर इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा होगा या इंटर होगा, इंट्रा पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप दोनों लॉ बनाएंगे, और इस पर पार्लियामेंट आप जो है वो लॉ बनाएंगे। क्या आप लॉ बनाएंगे। तो पार्लियामेंट ने, इन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई इन्होंने बना दिया CGST, इन्होंने बना दी SGST, इन्होंने क्या बना दिया IGST। अब यहाँ से कितना रेवेन्यू हुआ, मान लीजिए इनको रेवेन्यू हुआ 9%, जो भी होता है 50-50 होता है। यहाँ भी इनको हुआ 9, यहाँ पे इनको हुआ 18%। कितना हुआ 18%। अगर इनको 5% हुआ तो यहाँ भी 5% होगा, और यहाँ पे कितना होगा 10%। तो कुल मिला के जितना यहाँ पे उसका हाफ ऑफ यहाँ पे होता था। ये पैसा किसके पास जाता है, ये पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तो मान लीजिए अगर ये 9 टैक्स हटकर 9 और 8 हटके ना हटे होते, जीएसटी नया होता, तो ये यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता, तो इनको 25 मिलता, इनको कितना मिलता 75। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद हुआ ये, इनको मिला मान लीजिए अगर 25 है यहाँ पर है, 25 यहाँ पे है, तो कितना यहाँ पे है 50, कितना यहाँ पे 50।
तो 25 गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 25 गया स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50 गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो टोटल तो क्या मैं कह सकते जितना भी रेवेन्यू होगा जीएसटी से उसका आधा आधा इनको जाएगा और एक आधा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक पूरा आधा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक आधे का आधा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक आधे का आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? यहाँ पे 25, यहाँ पे मिला 50 और ये कितना मिला? 25। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को तो 25 मिल रहा है और इनको कितना मिल रहा है? 75, जबकि 75 मिला था इसको और इनको मिला था 25। तो इसके लिए क्या हुआ, आर्टिकल 279 में एक क्लॉज डाला गया, एक अमेंडमेंट डाला गया। वो क्या डाला गया कि जो भी पैसा आईजीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, इसमें से ये डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या होगा? डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये पैसा किस किस के डिवाइड होगा? ये वाला भी सेंटर और स्टेट में। मान लीजिए 50-50 यानी कि 25%, 25%। यही हमने आर्टिकल 269A में पढ़ा था, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्या पढ़ा था? अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये वाला जो है आर्टिकल था, आर्टिकल 269 अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्या? अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए हाई 50% इनके पास गया और फिर 50% का हाफ इनके पास गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना गया? 25 और यहाँ पे 50 और स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल कितना गया? 25। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या आया? आर्टिकल 269A। इसने क्या बोला? अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 25 गया सेंटर के पास, 25 गया स्टेट के पास। तो कितना हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी का कितना आया? 25। आईजीएसटी का कितना आया? 25। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना आया? एसजीएसटी का 25 और आईजीएसटी में से जो हिस्सा है के पास 25। तो कितना हो गया इनके पास? 50। इनके पास हो गया कितना? 50। आइए एक बार फिर से बताता हूँ मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने ये बताया कि लिस्ट 1 में जो थे उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था और लिस्ट 2 का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर फर्दर जो लिस्ट 1 का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, 50-50 डिवाइड होता था सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो 50 का आधा 25 गए स्टेट के पास, तो उसके पास कितने हो गए? 75। और इसके पास कितने बचे? 25। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? आधा पैसा पूरा स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधे का आधा सेंटर और स्टेट के पास। तो फिर यहाँ पे 269A आया, आर्टिकल अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो ये डिवाइड हुआ सेंटर और स्टेट में। तो 25 गया सेंटर के पास, 25 गया स्टेट के पास। तो सेंटर के पास टोटल कितना गया? सीजीएसटी का 25, आईजीएसटी का 25। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना गया? एसजीएसटी का 25, आईजीएसटी का 25। टोटल 50-50। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इनको 25 और 75 मिलता था। कितना मिलता था? 25 और 75।
लेकिन इनके पहले कितना मिला 75, कितना मिला 75 और कितना मिलता था 50। तो अपना जो मैंने बताया यहाँ पे 2 लाइन नोट करते, जो मैंने बताया था अमेंडमेंट आया था अपना जिसमें आर्टिकल 270 में। तो इसमें क्या अमेंडमेंट आया कि पहला तो कि IGST कंपोनेंट, IGST कंपोनेंट इस अमेंडमेंट इन आर्टिकल 270। क्या अमेंडमेंट इन आर्टिकल 270, क्या अमेंडमेंट था? जैसा कि पहले इनको 25/75 मिलता था, इनको 25, इनको 25, इनको 50, तो ये 50 का 25-25 होगा। ये बोला आर्टिकल 269A ने, क्या बोला आर्टिकल 269A कि क्या दोनों के बीच में होगा, सेंट्रल स्टेट के बीच में 25-25। तो 50 इनको मिला, 50 इनको मिला, जैसा कि 50 इनको मिलता था, 50 इनको मिलता था, लेकिन फिर फर्दर इस 50 में से भी 25-25 हो जाता था। तो यही इसमें अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 270 में इसमें, और ये लिखा गया CGST लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या? CGST levied on intra-state supply shall be distributed among central government and state government for IGST component apportionment to the union shall also be distributed। क्या? shall also be distributed। इसने क्या बोला, यहाँ पे टोटल हमारे 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है, एक आर्टिकल 269A और एक हो रही बात हमारी आर्टिकल 270 में अमेंडमेंट वाले की। कौन सी? अमेंडमेंट वाले की 50-50 यहाँ क्या, और ये जो गया IGST ये डिवाइड होगा, ये बोलता है 269 है, क्या बोलता है 269 की IGST डिवाइड होगा सेंट्रल स्टेट में। तो 25 CGST का, 25 IGST का, 25 IGST का, 25 IGST का। फिर फर्दर ये CGST और ये IGST, क्या CGST IGST ये भी डिवाइड होगा किसमें, ये भी डिवाइड होगा CGST 25 और IGST 25, ये किस में डिवाइड होगा, सेंटर और स्टेट में। तो 25 इनके पास गया, 25 इनके पास गया, तो इनके पास कितना बचा 25, और इनके पास 25 यहाँ पे ऐड हो गया, इनके पास कितना हो गया 75, कितना हो गया 75। तो ये 25 और ये 25 डिवाइड हो, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CGST levied on intra-state supply, CGST levied on intra-state supply, यानी कि ये वाला CGST 25 रुपये जो किस पे लगा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। किस पे लगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। ये रहा 25 रुपये, ठीक। शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किस में डिवाइड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने ये 25 रुपये किस में बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। और ये IGST का 25 रुपये, देखिए ये 269 है, ये 50 रुपये की बांटने की बात कर रहा है। 269 है IGST जो पूरा 50 इसको बांटने की बात कर रहा है। तो ये किसने बांटा, ये बांटा है आर्टिकल 269
ए ने, किसने बांटा है 269 ए ने, जिससे इन दोनों के पास 50-50 हो गया। और फिर फर्दर इस 25 को CGST लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, और ये 25 क्या है, इन दोनों 50 में से सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा क्या है, 50 IGST में से सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। IGST component अपोर्शन टू द यूनियन। IGST component कितना था 50, जिसमें से अपोर्शनमेंट किया गया 25 रुपये, किसको, यूनियन को। ये रहा जो 25 रुपये अपोर्शनमेंट किया गया किसको, यूनियन को, ये 25 रुपये शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। तो 25 से अगर इसका हम कर दे 12.5 और फिर इसका कर दे 12.5 कितना हुआ 25, तो वही 25 मैंने टोटल कर दिया, 25 हुआ इनका और 25 हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। तो इनको भी मिल गए, इनको मिल गए 25 और इनको मिल गए 75। कितने, इनको मिल गए 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिल गए 75। और पहले भी ऐसा ही होता था, 25 इनको मिलता था, 75 इनको मिलता था। अब देखिए, नोट कीजिए, एक बार मैं बताता हूँ आपको, एक बार क्रक्स। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आर्टिकल 270 जो बोलता है लिस्ट 1 में जो भी टैक्सेस से जो भी रेवेन्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो हमने माना कि 50 यहाँ से आता तो 50 यहाँ से, तो 50 इनको प्लस 50 का 25-25 50-50%, तो 25 इनके पास बचा, 25 इनके ऐड कर दिया, 75-75। और ये परसेंटेज कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। और आफ्टर GST क्या होता था, इनको मिलता था 25, इनको यहाँ मिलता था 25 और इनको यहाँ मिलता था 50, यानी कि टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल जाता था 25 और 50 कितना मिलता था 75, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलता था 25। तो यहाँ पे 269A बोला इसका भी 50-50 होगा, तो क्या हुआ 25-25-25-25, तो यहाँ पे 25 CGST 25 IGST, और IGST का 25-25 से किसने बोला, ये आर्टिकल 269A ने बोला अपोर्शनमेंट ऑफ IGST। फिर इनके पास तो 50-50, लेकिन पहले कितना होता था इनके पास 25-75। तो आर्टिकल 270 में अमेंडमेंट आया, पहले यही लिखा हुआ था कि लिस्ट 1 में जो मैटर है वही डिवाइड होंगे, लेकिन GST को अगर हटाएं तो 9 और 8 टैक्स बनेंगे, तो 9 यहाँ जाएंगे 8 यहाँ जाएंगे, तो इनको 25 और 75 ही मिलता, लेकिन GST आने के बाद कितना हुआ 50-50। तो इसमें एक अमेंडमेंट कुछ लाइन ऐड की गई कि CGST प्लस IGST का पोर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50 में से कितना था 25, तो ये दोनों भी फर्दर डिवाइड होगा सेंट्रल और स्टेट में, ये बताया आर्टिकल 270 ने। और एक था हमारा स्टेट कंपनसेशन जो बोलता था कि जैसा कि क्वेश्चन उठाया था स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए आपको 25 मिलता था हमको 75, मान लीजिए परसेंटेज या कुछ भी कारण से, या जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब है किसी भी कारण से, मान लीजिए आपको 27 होता है या 28 होता है या 29 कितना भी युक्ति को, हमको मान लीजिए होता है 73 या 72 या 71, तो जो भी कम पड़ रहा था 75 में वो कंपनसेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, किनको करेंगे स्टेट को, किससे करेंगे स्टेट कंपनसेशन एक्ट से स्टेट को क्या करते कंपनसेट करते कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा GST आने के बाद,
पर होता है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। और ये कैसे कंपनसेट करेंगे? ये सेस लगा के। किस पे? जैसे टोबैको पे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको नहीं चाहती कि इसको लोग खाएं, गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहती। अगर ये 100 रुपये का, तो गवर्नमेंट बोलेगी इस पर हम 100 रुपये का सेस लगा देंगे। खाने वाला तो भाई खाएगा, चाहे वो 100 का हो जाए चाहे 1000 का हो जाए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ से दिमाग लगा के ये ऐसे 100 रुपये करके, मान लीजिए ऐसे करके गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, तो उसी से इसमें डालेगी और इससे इनको कंपनसेट कर देगी। तो 270 हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक बार मोबाइल से भी देख लेते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो टैक्स किसके द्वारा लगाए जाते थे? यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनियन के द्वारा। कौन से टैक्स? जो लिस्ट 1 में है। यूनियन कौन से टैक्स लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिस्ट 1 में उनको पार्लियामेंट ने बना के दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिटवीन यूनियन स्टेट। किस में होंगे? यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इट्स स्टेट दैट ऑल टैक्सेस ड्यूटीज कलेक्टेड बाय द यूनियन ऑन द आइटम गिवन इन यूनियन लिस्ट, यानी कि लिस्ट 1 में, वो डिवाइड होगा। एंड IGST 246 विल फॉर्म पार्ट ऑफ ए नेट प्रोसीड्स of taxes. A percentage of it should be shared with the state. It allows cess to be excluded. उसने क्या बोला? cess to be excluded from the purview of divisible pool of taxes that union government must share with the state. इसमें जो cess, जो गवर्नमेंट सेस लगाएगी, उससे जो पैसा आएगा वो डिवाइड नहीं करना है। आइए मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। तो एक आर्टिकल था अपना 271 271। ये किसके बारे में है? पावर टू लेवी सेस फॉर सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। जैसे कि आर्टिकल 270 में पढ़े, सारे टैक्सेस डिवाइड होंगे एक्सेप्ट सेस और सरचार्ज। एक्सेप्ट सेस और सरचार्ज, ये जो है ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं होगा। क्या? सेस और सरचार्ज जो है ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं होगा। 271 पावर देता है पार्लियामेंट को टू लेवी सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज लगाने की पावर आर्टिकल 271 देता है किसको? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट सेस और सरचार्ज क्यों लगाती है? पार्लियामेंट में एट एनी टाइम, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम increase tax by a cess or surcharge. Increase tax by a cess or surcharge. पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी टैक्स को इंक्रीज कर सकती है सेस या सरचार्ज लगा के। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप इनकम टैक्स एक्ट जब अपना 1961 आप पढ़ेंगे या आपने सकते पढ़ भी लिया हो, तो
इसमें आप देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाती है गवर्नमेंट। कितना लगाती है? 4%। कितना? 4% लगाती है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। और लेवाइड ऑन टैक्स किस पे? मान लीजिए अगर आपका टैक्स है 100 रुपीज़, तो इस पर सेस लग जाएगा आपका 4 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा आपका? 104। तो जो भी टैक्स था, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज टैक्स, पार्लियामेंट टैक्स को कभी बढ़ा सकती है बाय सेस और सरचार्ज लगा के। और इसको पावर कौन देता है? सर्च और सरचार्ज पर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 271 पावर टू लेवी सेस और सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कभी भी टैक्स बढ़ा सकता है सेस और सरचार्ज लगा के। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है डायरेक्ट टैक्स। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और सेस का पैसा उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा जिस चीज़ के लिए वो सेस। अगर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये 4% से जो भी पैसा आएगा 4 रुपये, ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। किसके लिए होगा? हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा। उसी तरह सेम गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 बनाया। क्या बनाया? जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। ये क्या है? ये भी एक कंपनसेशन सेस है। क्या है? ये भी एक कंपनसेशन सेस है। और ये 100% तक गवर्नमेंट इसको लगा सकती है। इसके रेट के बारे में भी बात करेंगे। और जैसे बताया टोबैको अगर 100 रुपये का है तो उस पर 100 रुपये ये लग जाएगा, तो कितने का बन जाएगा? 200 रुपीज़ का वो पैकेट बन जाएगा। और ये क्या नेचर में है? ये है इन डायरेक्ट टैक्स। क्या ये? इन डायरेक्ट टैक्स इन नेचर। तो सेस जो है वो लगाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट इसको क्यों लगाती है? टू इंक्रीज टैक्स। क्यों लगाती है? टू इंक्रीज टैक्स। और ये सेस और सरचार्ज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट में डिवाइड करना नहीं होता है। सेंट्रल को स्टेट के बीच में डिवाइड करना नहीं होता है। ये आर्टिकल आपका 271 है। इसमें लिखा हुआ है द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। यानी कि इसको स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं करना होता है। ऐसा हमारा आर्टिकल 270 में भी हमने पढ़ा था। इट अलाउज सेस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस दैट यूनियन गवर्नमेंट मस्ट शेयर विद द स्टेट। सारा कुछ गवर्नमेंट को शेयर करना है। 270 ने क्या बोला? आर्टिकल 270 ने बोला सेस नहीं बांटना है। और आर्टिकल 271 ने बोला सरचार्ज नहीं बांटना है। क्या? सरचार्ज नहीं बांटना। ये देखिए आर्टिकल 270 ने बोला इट अलाउज सेस टू बी एक्सक्लूडेड, सेस को हटाना है। और तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 271 में पढ़ा था, जिसने बताया था एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। तो सेस और सरचार्ज को गवर्नमेंट को नहीं बांटना है स्टेट के बीच में, इसका डिवीज़न नहीं होगा, इसका डिवीज़न नहीं होगा। तो आइए हमने तो क्या पढ़ा? हमने आर्टिकल 270, ये आपने नोट कर लिया था, इसको मैंने आपको नोट करवा दिया था 270। और ये भी आपने नोट कर लिया था ये वाला पेज। फिर हमने ये वाला क्या था, इसको भी आप पॉज कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया हो। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया था
ये वाला पोर्शन भी हमने नोट कर लिया था। फिर हमने ये वाला यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया था। फिर हमने एक स्टेट कंपोजिशन एक्ट पढ़ा था, जिसके लिए हमने 271 को हमने पढ़ा। तो इसमें क्या लिखा होता है कि जो भी पैसा दिक्कत कम अगर कम मिलता है तो कंपनसेशन एक्ट के थ्रू इनको पैसा को कंपनसेट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पैसा कलेक्ट करके सेस से इनको कंपनसेट कर देगी। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 271, पावर टू लेवी सेस और सरचार्ज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है सेस और सरचार्ज लगाने के। और सेस और सरचार्ज को क्यों लगाती है? टू इंक्रीज टैक्स। टू इंक्रीज टैक्स पार्लियामेंट सेस और सरचार्ज लगाते हैं और उसको किसी के बीच में भी डिवाइड नहीं करना होता। तो इस पेज को भी आप नोट कर लें। तो जैसे कि बताया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ख़त्म हो गए। कुछ टैक्स बना था, जीएसटी बना था। तो मान लीजिए इनको पहले कितना होता था 25, और पहले इनको होता था 25 कितना होता था 50, और इनको होता था 50 कितना होता था 50। ये वाला, ये मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाला इनको 50 मिलता था, फिर 25 75 होता था। फिर जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी में ऐसा हो गया इनको 25 इनको 75 इनको हो गया था। तो आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट 269A लाया, उसने पहले 50-50 किया। फिर 270 के अमेंडमेंट ने इन दोनों को भी बांटा, तो इससे फिर ये 25 और 75 हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 50 मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट को जो 50 मिलता था, इसका 25 किसको जाता था? इनके पास। तो इनका जाता था 75। तो ये हर एक स्टेट में, तो जैसे मान लीजिए एक स्टेट का है, जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं हम स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ऐसे करके हमने कितने ले लिया? मान लीजिए 10 स्टेट हैं। कितने? 10 स्टेट हैं। तो 50 इनका, फिर 50 इनका, फिर 50 इनका, फिर 50 करके 50 इनका, 50 इनका। तो इनके पास कितना आया? इनके पास आया टोटल 500, और इनके पास आया टोटल 500। कितना आया टोटल? इनके पास आया, जैसे हर एक स्टेट के पास 50, तो ये हर एक स्टेट का 50 50 50 50 50। और इनके पास कितना आया? हर एक स्टेट 50 50, तो हर एक स्टेट से 50 50 50, क्योंकि यूनियन का जो टैक्स है वो हर स्टेट में लगता है। तो इसको टोटल मिला 50, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला टोटल? 500, 10 स्टेट का। और हर एक स्टेट को, स्टेट 1 से लेके स्टेट 10 तक, हर एक को कितना कितना 50 50। अब क्या होगा कि जैसे इसका 50% जाता था इनके पास, तो ये कितना था 50%। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हम करते इसका 5%, 500 का कितना होगा? 5% 25, 5%, 5%, 5%, ऐसे करके हमने इसके 10 टुकड़े किए। 5% तक कितने किए? 10 टुकड़े किए। तो ये 5% कितना हो? 25। कितना होगा इनके पास? 75। जब अमाउंट बहुत सारी स्टेट का आएगा तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। सिंगल स्टेट का था तो 50-50 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 स्टेट का है तो 500। तो 500 का 5% कितना? 25 है। 25 ही, जो 25 यहाँ गए, यहाँ ही 25 है। सर अब बताना क्या चाह रहा है? ये देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट शोइंग स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको लिखा है आंध्र प्रदेश, इसे कितना परसेंट मिला? 4%। आसाम को 3%, बिहार को 10%। ऐसे हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग परसेंट। उत्तर प्रदेश का है 18%। 4% में क्या क्या है? कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टोटल इतना अमाउंट।
तो आप बोलेंगे सर जैसे आपने यहाँ बताया 50-50 मिलता था, यहाँ पे आप 4% बता रहे हो, ये समझ नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब 10 स्टेट्स होंगी तो टोटल कितना हुआ 500, तो इसका 5% 4% ही 25 हो जाता है। क्या 5% 4% ही 25 हो जाता है, तो ये कितना मिला 75। तो ऐसे हर एक में 5% 5% 5%, तो 5% इंटू 10 स्टेट कितना हो गया 50%। तो यानी 500 का 50%, 250 250 250 बढ़ गया, 250 रुपये ऐसे 25-25 करके हर एक स्टेट के पास चला गया। तो ये वही जो है रेट है 4%, 1%, तो हर स्टेट में जितनी ज़रूरत है जो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेंगे उस रेट से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइड होता है, किसी को ज़्यादा, ऐसे उत्तर प्रदेश को 18% लगभग, तो ऐसे डिवाइड होता है। तो इसमें आपको नहीं जाना है कि पेपर में नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट अपने आप इसको समझ लेगी। तो आई होप ये समझ में आया कि जो 50-50% डिवाइड होता है, तो बहुत सारे स्टेट और सारा सेंट्रल का पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टेट के पास तो 50-50 गया और सेंट्रल के पास टोटल 500, तो इसका 5%, 3%, 2%, 1% जैसे करके वो डिवाइड कर देगी। किसी को 5% दे दिया, किसी को 6% दे दिया, किसी को 7 दे दिया, किसी को 8 दे दिया, किसी को 18% दिया, किसी को 2% दिया, किसी को 1% दिया। ऐसे हर एक स्टेट को जैसे किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 15, किसी को 18, किसी को 1, किसी को 2, किसी को कुछ, ऐसे डिवाइड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा। तो इस पर आपको नहीं जाना है, हमारा यही तक था आर्टिकल 270 और 271। तो जो हमने अपना आर्टिकल का पेज था, जो हमें हमने स्टार्टिंग में शुरुआत किया था कि हम जो भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एक अलग से हमने पेज किया था, उस पर हम नोट करते रहेंगे। तो ये 270 डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बिटवीन यूनियन स्टेट, इसमें अमेंडमेंट भी आया था एक, क्या आया था अमेंडमेंट, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं प्लस अमेंडमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। 271 सेस और सरचार्ज भी पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या बचा 279 5, ये भी हमने पढ़ लिया था। 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड था, इसमें हाई स्पीड डीजल था, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और एक था नेचुरल गैस जो मैंने को दिखाया भी था। और एक 279 अबाउट जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, तो जितने भी आर्टिकल्स थे हमने पढ़ा और यहाँ पे नोट किया, इसको आप रिवीजन करते रहना, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये चीज़। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 279A, इसके बारे में है जीएसटी काउंसिल, किसके बारे में है जीएसटी काउंसिल। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया इनकम टैक्स, ये क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? जी हाँ, ये 270 बोलता है, पुराना वाले लिस्ट 1 में है। जी हाँ, इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट होगा, क्या होगा 270 बोलता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा SGST, क्या इसका होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है, इसका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पढ़ा था ना, ये 9 रुपये इनका गया था, तो इसका थोड़ी हुआ था, इसका पहले 50-50 हुआ, फिर 25-25-50 का, फिर आगे इसमें गया था, तो इस 25 का थोड़ी हुआ था। SGST का नहीं होता है, UTGST का इसका भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे स्टेट का है वैसे यूटी का होता है, तो यूटी के पास ही रहेगा, उसका नहीं होता है। CGST का होता है, CGST का होता है 270
अमेंडमेंट वाला, 270 अमेंडमेंट वाला, ये यहाँ पे नोट कराया था ना मैंने आपको। ये CGST का यहाँ पे 12.5 या 12.5 यानी हमने टोटल करके 25 कर दिया था। तो ये CGST क्यों होता है? अमेंडमेंट इन आर्टिकल 270, CGST लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये 25, ये वाला 25 यहाँ पे ऐड हुआ 25, फिर इसका 12.5 या इसका 12.5 25 इनके पास रह गया, 25 इनके पास चला गया, तो ये 50 25 75 हो गया। तो ये CGST का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी हाँ, होगा। फिर उसके बाद IGST, इसका पहले कैसे होगा? पहले से 269A अपोर्शनमेंट ऑफ IGST आएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर फर्दर इसका इस वाले पोर्शन का, ये वाला था ना पहले तो ये जो 50 रुपये था, इसका किसने किया? 269 ने 25 किसने किया? 269 ने 25। फिर इस 25 का ये वाला 25 जो यहाँ पे आया था, ये वाला 25, इसका 12.5 हुआ था। ये किसने बोला? ये बोला 270 अमेंडमेंट वाले ने, कि जो IGST में जो CG का जो IGST का पोर्शन होगा, उसका भी अपोर्शनमेंट होगा। IGST का जो हिस्सा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस हिस्से का भी अपोर्शनमेंट होगा। 270 ने बोला, तो ये भी 270 ने बोला ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। टू 270 ने बोला IGST का, पहले 2 होगा CGST, किसने बोला? ये बोला आर्टिकल 269A ने। फिर ये जो हिस्सा होगा इसका क्या होगा? हिस्सा ये वाला, इसके 2 हिस्से होंगे, किसने बोला? 270 ने। ये लाइन हटा दीजिए, आप समझने में दिक्कत होगा कि ये जो होगा हिस्सा, इसके 2 हिस्से होंगे। 270 ने बोला सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब चलते हैं अपनी GST काउंसिल की तरफ, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो GST काउंसिल क्या है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या समझिए एक ग्रुप है, या एक कमिटी है, या एक एसोसिएशन है। क्या है? एसोसिएशन है। क्या है? एक एसोसिएशन। इसका वर्क क्या है? GST काउंसिल का वर्क क्या है? GST में चेंज GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। GST में क्या चेंज होना है, ये कौन रिकमेंड करेगा? GST काउंसिल रिकमेंड करेगी कि GST का टैक्स रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, या जीरो हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। मिल्क के ऊपर अभी 0% है, इस पर टैक्स GST का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 5 लगना चाहिए या 12 लगना चाहिए, 18 या 28, ये कौन रिकमेंड करेगी? GST। फिर अगर मान लीजिए 5 लगाया, इसको बढ़ाना है, तो कौन रिकमेंड करेगी? GST काउंसिल। मान लीजिए 28 लगाया है और मान लीजिए घटाना है, तो GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। मान लीजिए इसको 0 करना है, तो कौन रिकमेंड करेगी? GST काउंसिल। तो GST काउंसिल काम क्या होगा? GST में कुछ भी चेंज करना है, तो कौन रिकमेंड करेगी? GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या होगा? एक ग्रुप होगा, एक कमेटी होगा, या बोलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेंबर GST काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं?
टोटल इसमें 33 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 31 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के हैं। किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और इस 31 में 28 तो स्टेट्स हैं और 3 हमारे डीम्ड स्टेट्स हैं। कौन से 3 हमारे डीम्ड स्टेट्स? मैंने को बताया था, यूटी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक तो है हमारा दिल्ली, एक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर और एक है हमारा पोंडीचेरी। क्या है? एक पोंडीचेरी है। तो टोटल कितने मेंबर है इसमें? 33 मेंबर्स है। जीएसटी काउंसिल क्या है? एक ग्रुप है। क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम क्या है? जीएसटी में चेंज लाना, कि जीएसटी में क्या चेंज आना चाहिए और जीएसटी में क्या चेंज नहीं आना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो जीएसटी काउंसिल है ये डिसाइड करेगी कि जीएसटी में कौन से चेंज आने हैं, कौन से चेंज नहीं आने। तो जो जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि जीएसटी में कौन से चेंज आने हैं, कौन से चेंज नहीं आने हैं। यानी कि कितना रेट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, घटाना है, बढ़ाना है या हटाना है, कुछ भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। इसमें कितने मेंबर है टोटल? 33, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 31 स्टेट गवर्नमेंट के, 28 स्टेट के, 3 डीम्ड स्टेट के, टोटल 31 स्टेट गवर्नमेंट के और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये एक होगा ग्रुप जिसमें कितने मेंबर होंगे? टोटल 33 मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो होगा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा एक तो वो इसका मेंबर होगा, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं, जैसे मिनिस्टर होता है वैसे वाइस मिनिस्टर, तो वाइस मिनिस्टर क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो कौन हो गए? फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो होंगे एक मेंबर। और ये इस साथ में क्या होंगे? ये चेयरमैन भी होंगी। क्या होंगी? चेयर, जो भी होगा चेयरमैन भी। चेयरमैन कौन होगा? ये होगा चेयरमैन। ये मेंबर भी होंगे, साथ में चेयरमैन भी होंगी। चेयरमैन इसलिए होना जरूरी है कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। और इन 31 मेंबर में से एक कौन होगा? एक होगा वाइस चेयरमैन। कौन होगा? एक वाइस चेयरमैन। मेंबर कितने होंगे? 33, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31 स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल मेंबर? 2 + 31। और इन्हीं में से एक कौन होगा? चेयरमैन होगा, और एक कौन होगा? वाइस चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा? ये ऑलवेज फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, ठीक। और वाइस चेयरमैन कौन होगा? इन 31 में से कोई एक पर्सन लोग डिसाइड कर लेंगे, वो कौन होगा? वाइस चेयरमैन। तो इसको नोट कीजिए। फिर आइए बात करते हैं कि डिसीजन कैसे लेते हैं ये लोग। इसको नोट कीजिए आप। जैसा जीएसटी लाने वाले भी दोनों गवर्नमेंट है, तो इसके मेंबर भी दोनों, यानी कि जीएसटी लाने वाला कौन है? पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबली। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट के पर्सन। फटाफट नोट कर लीजिए इसको भी आप। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 था। फिर क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 ये कब बना? ये बना 8
सितंबर 2016 को। कब बना? 8 सितंबर 2016 को। जब ये 8 सितंबर 2016 को बना तो इसमें था एक आर्टिकल 279A, किसके बारे में? जीएसटी काउंसिल। तो इसमें क्या था? आर्टिकल 279A गिव्स, आर्टिकल 279A गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट, gives power to president to constitute GST council, gives power to president to constitute GST council within 16 days from 8 September 2016, gives power to president to constitute GST council within 60 days from 8 September 2016। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन CAA बन गया था। क्या? CAA बन गया था। यहाँ पे एक लाइन और नोट कीजिए आप। GST काउंसिल फॉर्म 10 सितंबर 2016 और GST काउंसिल नोटिफाइड 12 सितंबर 2016। क्या? 12 सितंबर 2000, यानी कि विद इन 2 डेज GST काउंसिल बन गई थी और विद इन 4 डेज क्या हुआ? GST काउंसिल नोटिफाइड भी हो गया। जैसे मैंने क्या बताया था कि स्टेट असेंबली में मान लीजिए 100 MLA हैं। क्या? 100 MLA की सीट्स हैं, तो जिसके 70 MLA होंगे या 50 से ज़्यादा MLA होंगे उसके कौन होगा? उसका होगा CM। उसका होगा CM। तो ये 70 MLA बोलेंगे कि एक MLA बनेगा CM, तो ये बोलेंगे इस MLA को बनाइए CM, इस MLA को बना दीजिए CM। फिर गवर्नर क्या कर देगा? साइन कर देगा। क्या कर देगा? साइन। तो वो पर्सन कौन बन जाएगा? CM। फिर उसी तरह ये जो CM होगा ये उसमें से जो भी 10-15 लोगों को क्या बोल देगा? इसको ये मिनिस्ट्री, इसको ये मिनिस्ट्री, इसको ये मिनिस्ट्री, सब लिख के किसको दे देगा? गवर्नर को। गवर्नर क्या कर देगा? साइन कर देगा। तो ये सब लोग क्या बन जाएंगे? ये सब लोग क्या बन जाएंगे? मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर बन जाएंगे। और ये पर्सन कौन बन जाएगा? CM आफ्टर गवर्नर साइन। तो उसी तरह यह gives power to president to constitute GST council within 60 days from 8 सितंबर 2016। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग, इन्होंने मैं 2 लोग का नाम लिख के प्रेसिडेंट को दिया। एक पेज पे 2 लोगों का नाम लिख के दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया अपना जो भी होगा। तो ये लोग कौन बन गए? इसके मेंबर। 31 स्टेट के इन्होंने अपने अपने मेंबर के नाम दिए, तो यहाँ प्रेसिडेंट ने अपना साइन कर दिया, तो ये कौन बन गए? GST काउंसिल के मेंबर। तो उसी तरह यहाँ पे गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट GST काउंसिल विद इन 60 डेज फ्रॉम 8 सितंबर 2016। लेकिन 2 दिन के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एक पर्सन का नाम बता दिया। वो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एक पर्सन को भेज या नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे उनका फाइनेंस मिनिस्टर हो अपना या कोई भी अलग पर्सन इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे वो राज्यसभा में भेजते हैं वैसे उन्होंने एक एक पर्सन सेलेक्ट करके नाम बता दिया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लोगों का नाम बता दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने मेंबर का नाम नॉमिनेट करके बता दिया और फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और तो वो GST काउंसिल फॉर्म हो गई और फिर वो नोटिफाइड हो गई 12 सितंबर 2016 को। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
कोरम कोरम क्या होता है, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, इतने मेंबर होंगे तभी बोलेंगे कि कोरम आया। जैसे स्कूल है, एक क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं, मान लीजिए बारिश का टाइम है, उसमें एक बच्चा आया या 5 बच्चे आए तो, या 10 बच्चे आए तो उस दिन क्लास नहीं होगी, उस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन, क्योंकि अगर 10 बच्चों को पढ़ा दिया या 5 बच्चों को पढ़ा दिया तो 25 बच्चे तो रह जाएंगे, उनको कौन पढ़ाएगा। तो टीचर बोला आज नहीं पढ़ते हैं, आप आज रहने दीजिए, आज नहीं पढ़ेंगे। तो मिनिमम टीचर बोले अगर 20 बच्चे आ जाते या 15 बच्चे या 16 बच्चे आ जाते आधे से ज़्यादा, तो टीचर पढ़ा देता उस दिन, बाकी अपना अपना देखते वो लोग। तो उसी तरह कोरम, इसमें बोला गया कितने टोटल है 17, ओ 33 मेंबर है। हाफ कितना होता है 33 का, अगर हम हाफ करते हैं 33 डिवाइड 2 कितना है 16.5, यानी कि 17 मेंबर प्रेजेंट होंगे, 17 मेंबर प्रेजेंट होंगे, तभी क्या होगा, तभी मानेंगे कि कोरम प्रेजेंट है, तभी मानेंगे कोरम प्रेजेंट है, तभी ये मीटिंग जो है कि स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, कि जो मीटिंग है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो कोरम के लिए मिनिमम कितने, तो यहाँ पे लिखते हैं कोरम के लिए मिनिमम 50, मिनिमम 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। कोरम के लिए मिनिमम 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। टोटल कितने 33, तो 50% कितना होगा 17, 17 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, तो बोलेंगे कोरम प्रेजेंट है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। वोटिंग प्रोसेस, कुछ चीज़ का वोटिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए 100% है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 31 स्टेट गवर्नमेंट के, कितने, अगर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने यस बोल दिया, क्या 2 लोग तो बोल दिए, तो इसको हम मानेंगे 33.33% यस आ चुका है, कितना 100% में से 33.33% यस आ चुका है, और इन 31 लोगों ने यस कर दिया, तो क्या बोलेंगे 33.33 माइनस करते हैं, 100 माइनस 33.33 कितना है 66.67, यानी कि तो बोलेंगे 66.67% हाँ है, कितना है 66.67, यानी कि अगर 66.67% को डिवाइड करते हैं 31 मेंबर में, कितने 31 मेंबर में डिवाइड 31, यानी कि 2.150, 2.15% है। यहाँ पे एक मेंबर अगर हाँ बोलता है, कितना एक मेंबर हाँ बोलता है, तो 2.15% यस होता है, कितना 2.5%, 2.15% यस होता है, और 33.33 डिवाइड 2 16.66, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेंबर यस बोलता है तो एज्यूम करेंगे उसको 16.66%, कितना 16.66%। तो अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पर्सन हाँ बोलता है तो इतना परसेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का 1% बोलता है, हर एक स्टेट का 1%, तो इसको कितना 2.15%, कितना 2.15%, और ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% अगर यस है तो क्या उसको मान लेंगे अप्रूव्ड। मान लीजिए कैलकुलेटर है, इस पे 18% है, जो करना चाहते हैं 12%, सब लोगों ने हाँ बोल दिया, इन्होंने हाँ बोल दिया,
तो कितना परसेंट, 100% हुआ। यस अप्रूव, तो कैलकुलेटर पे कितना परसेंट हो जाएगा, 12%। फिर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जो पहले 18% लगता था अब कितना परसेंट लगेगा, अब 12% एप्लीकेबल हो जाएगा कैलकुलेटर पर। जीएसटी जो है वो 12% एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ये बढ़ाना चाहते हैं तो भी वोटिंग होगा, घटाना चाहते हैं तो भी वोटिंग होगा, कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो वोटिंग होगा। क्योंकि 9 और 8 सेंट्रल स्टेट के टैक्स हटे हैं, तो दोनों ने मिलके जीएसटी लाए हैं, तो दोनों मिलके ही इसके मेंबर भी बने हैं जीएसटी काउंसिल के, और दोनों मिलकर ही वोट भी करेंगे। तो ये दो लोग हाँ बोलते हैं तो 33.33, ये सब लोग हाँ बोलते हैं तो 66.67%। अभी एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो मान लीजिए सबने हाँ हाँ बोले तो 100% यानी कि मोर देन और इक्वल टू 75% है तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अपना एग्जाम्पल करते हैं कुछ। इसको आप नोट कीजिए। इसको भी नोट कीजिए आप। आइए एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको इसमें क्लियरिटी होगा कि डिसीजन कैसे लेते हैं। मान लीजिए 31 है, कितने मेंबर हैं टोटल, 33 मेंबर, कितने टोटल 33 मेंबर्स हैं, जिसमें से प्रेजेंट कितने हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हुए 30 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हुए, प्रेजेंट हुए 30 मेंबर्स, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के और 28 कितने हुए स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ऐसा होता नहीं कि मेंबर नहीं आते हैं, ये समझने के लिए कि मान लीजिए अगर ना आए तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, अभी उसके बारे में मोबाइल में दिखाता हूँ आपको। तो आप मान लीजिए 30 मेंबर आए, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के, 28 स्टेट गवर्नमेंट के, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, या तो दोनों ना बोलेंगे या दोनों हाँ बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा एक हाँ बोल रहा है या एक ना बोल रहा है। मान लीजिए उन्होंने बोला यस, कितना हुआ 33.33% होगा यस। अब इसमें से कितने हुए बच्चे हमारे पास, टोटल 28। 28 में से हम मान लेते हैं 20 लोगों ने कहा यस, 8 लोगों ने कहा नो। क्या, 8 लोगों ने कहा नो। तो जैसे मैंने बताया था कि 31 लोगों का कितना था, 66.67%। तो जैसे कि यहाँ पे कितने लोग आए, यहाँ पे 28 और 2 30 लोग प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कोरम 17 का होना चाहिए, तो कोरम पूरा तो मीटिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अब ये 28 लोगों को हम मानेंगे कि 66.67%। क्या, अब जो कितने लोग हैं, 3 लोग ने, उनको छोड़िए, कितने लोग आए यहाँ पे, 2 लोग, इनका तो 33.33 फिक्स है, और इनका कितना था 31 का 66.67, लेकिन कितने हैं 28। तो इस 28 को ही कितने मानेंगे, 66.67%। तो यानी कि 66.67 डिवाइड करेंगे 28, तो हमारा कितना आएगा, एक पर्सन का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1% का। तो ये करते हैं 66.67 डिवाइड 28, कितना आया 2.38। कितना है 2.38%। कितना आया 2.38%। अब 2.38 एक का है, मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 2.38 मल्टीप्लाई करेंगे 8। क्या, 31 का था इतना परसेंटेज, लेकिन आए कितने 28, तो ये कितने में डिवाइड होगा 28 में, और इसको 28 से डिवाइड करेंगे 66.67 को, तो 1% का 1% कितना परसेंट है 2.38। कितने लोगों ने हाँ बोला है 20, तो 2.38 मल्टीप्लाई 20, 2.38 मल्टीप्लाई 20 कितना है 47.6। कितना है 47.6, यानी कि 33.33 प्लस 47.6, क्योंकि इन लोगों तो ना बोला है, इन लोगों का काउंट करे या ना करे मतलब नहीं है। कितना हमको चाहिए 75% से ज़्यादा चाहिए। 47.6 प्लस 33.33 कितना हुआ 80.93। 80.93 क्या है 75 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अप्रूव्ड।
क्या बोलेंगे, अप्रूव। जो भी डिसीजन है वो क्या हुआ, वोटिंग में अप्रूव हो गया। इनका कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.38 मल्टीप्लाई 8 कितना है, 19। अगर ये मान लीजिए 81 है, ठीक है, इसको मानते हैं अप्रोक्स 81। 80% यस है, 81%, और ये 19% क्या है, नो। तो क्या 75 से ज़्यादा है, हाँ, तो क्या हुआ, ये अप्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये अप्रूव। अगर यहाँ पे 28 है, 31 ना हो गया, यहाँ पे 28 ही लोग आए हैं, तो यहाँ पे इसको जो है 28 में ही पूरा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 28 में ही डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे मैंने 66 को 31 में डिवाइड किया 2.15, तो 2.15 था एक मेंबर का, तो यहाँ पे 20 लोगों ने हाँ किया, तो 20 मल्टीप्लाई 2.15 नहीं होगा। इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2.15 नहीं होगा, यहाँ पे 2.3 है। ये कैसे आया, 28 लोगों में डिवाइड किया ये वाला, ठीक। इस एग्जाम्पल ये हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। मेंबर कितने हैं, 33। मान लीजिए प्रेजेंट है 25। कोरम है 17 होना चाहिए, 25 से कोरम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यस हैं, कितने हुआ, 33.33%। कितना हुआ, 33.3। यहाँ कितने, 23 है स्टेट गवर्नमेंट के। कितने, 23 स्टेट गवर्नमेंट के। अब मान लीजिए इसमें क्या हुआ, 15 लोगों ने कहा यस, 5 लोगों ने कहा नो, और 3 लोगों ने क्या किया, नो वोट। क्या, नो। क्वेश्चन 3 टाइप से बनेगा। एक, सब लोगों ने सब पूरे 2 यहाँ पे 31 यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। या मेंबर्स कम आएंगे, जितने भी यार सबने वोट किया, इन्होंने भी हाँ बोला, इन्होंने यस और नो बोला, ये भी क्वेश्चन कर लिया। और एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें मेंबर्स मान लीजिए कम है या मेंबर्स पूरे हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स ने वोट नहीं किया। जैसे 23 में से 20 ने वोट किया, 3 ने वोट नहीं किया। जैसा पीछे मैंने बताया था 31 में डिवाइड था 66.67%। मान लीजिए 28 है, तो 28 में डिवाइड हुआ 6.67%। अब यहाँ पे है तो 23, लेकिन 3 ने वोट नहीं किया, तो अब 20 लोगों में डिवाइड होगा क्या, 60.67%। क्या, अब इन्हीं 20 लोगों में जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने वोट नहीं किया उसको हटाओ, जिन्होंने वोट किया उसी में डिवाइड होगा ये। तो 66.67 डिवाइड 20, 66.67 डिवाइड टू 0 कितना आया, 3.33। 3.33 कितने लोगों ने हाँ बोला है, 15। 3.33 मल्टीप्लाई 15, 49.95, यानी कि इसको बोलते हैं 50%। 3.33 मल्टीप्लाई कितने लोग, 5 लोगों ने ना बोला, 5 कितना आया, 16। और यहाँ पे 33 है, 16.66 है यहाँ पे 33। तो हाँ बोलने वाले कितने हैं, 50, और 33 पॉइंट कितना, 60, 83.33 क्या है, यस। ये 75% है, ज़्यादा है, इक्वल टू 75% ज़्यादा का चाहिए, तो ये है। तो ये क्या हुआ, अप्रूव। और ना कितने लोगों का है, 16.66। तो जिन्होंने वोट नहीं किया उसको हटाइए, जिन्होंने वोट किया है उसमें डिवाइड कीजिए पूरे परसेंट को। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से ही बन सकता है, तो इसको भी आप नोट कीजिए। आइए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। 33 मेंबर है, सारे माले प्रेजेंट है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31 स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने बोला यस, 33.33% हुआ यस, इन सब ने बोला नो, कितना हुआ, 0%। यस किसी ने भी नहीं बोला। तो यस में कितने हैं, 33.33%, और नो में कितने हैं, 66.67%।
ये लेस देन है 75 से, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि सबने नो बोला। यस में कितने 33 जबकि 75 75 ज़्यादा होता तो यस होता, तो 33.33 यस है, तो यहाँ रिजेक्ट हो गया। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। 33 मेंबर हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31 स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग प्रेजेंट हैं, 33 कोरम आ गया। इन्होंने बोला नो, इन सब ने बोल दिया यस। नो में कितना है? 33.33%। यस में कितना है? 66.67%। ये है नो में, ये है यस में। यहाँ भी आप देखिए 66.67% लेस देन है कितने? 75%। तो यहाँ भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्या? यहाँ भी रिजेक्ट। और ये सब लोग ना बोल दें या ये दोनों ना बोल दें तो वो रिजेक्ट हो ही जाना, उसको क्या? रिजेक्ट हो ही जाना है। इसको भी आप नोट कीजिए, दोनों को नोट कीजिए इसको आप। फिर इस वाले को भी नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए टोटल मेंबर प्रेजेंट हैं 28, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 26 स्टेट। सबसे पहले यहाँ देखना कि प्रेजेंट कितने हैं। प्रेजेंट अगर ये लेस देन है 17 से तो कोरम कोरम ही प्रेजेंट नहीं होगा। क्या? कोरम ही प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि 17 है कि नहीं। 33.33%। हाँ, 26 में से मान लीजिए 13 यस, 13 नो। फिर वही बात, जो 31 में कितना था? 66.67%। अभी डिवाइड कितने में करेंगे? 26 में डिवाइड करेंगे 66.67%। 66.67 डिवाइड कितना? 26 है ना। यहाँ पे कितना आया? 2.56 2.56 पर मेंबर। तो 2.56 मल्टीप्लाई 13, 33.28 यहाँ पे, 33.28 यहाँ पे। यस कितना है? 33.28 कितना हुआ है? 66, ऑलमोस्ट 67 हुआ। लेस देन है 75 से, तो क्या हुआ? ये भी रिजेक्ट हो गया। क्या? ये वोटिंग पास नहीं हुआ। वोटिंग 75% चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये भी नोट कर लीजिए। आई होप सब एग्जांपल नोट करवा दिए, आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने अभी जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होती रहती है आपस में। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर बताए थे हमने? टोटल 33 मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में। तो अब जीएसटी काउंसिल का जैसे हमने विकीपीडिया सर्च किया तो यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये जीएसटी काउंसिल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीएसटी काउंसिल is the governing body of GST having 33 members, okay, out of which 2 members are of center and 31 members are of फ्रॉम 21 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे और 31 स्टेट गवर्नमेंट के। इसमें से 28 तो स्टेट के होंगे और 3 जो डीम्ड स्टेट है वो यूटी, जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे डिस्कस किया था। 33 मेंबर्स होंगे, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। तो इसमें से एक तो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होगा? एक पर्सन होगा फाइनेंस मिनिस्टर, और वही क्या होगा? चेयरमैन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या होगा? चेयर पर्सन होगा। और एक होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन सा? फाइनेंस का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ठीक। और ये होंगे 31 मेंबर। इसमें से एक क्या होगा? वाइस चेयर पर्सन। यहाँ पे चेयर मैन की चेयर पर्सन कर दीजिए। चेयर पर्सन, चेयरमैन या चेयर पर्सन क्या होगा यहाँ पे? चेयर पर्सन।
तो जैसे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, निर्मला सीतारमन जी, ये मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। ये है, ये लेडी है निर्मला सीतारमन, ये हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है, निर्मला सीतारमन जी है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये कौन है, पंकज चौधरी जी, ये है पंकज चौधरी जी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। फिर देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट उसी मेंबर को भेजती जिसको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज हो। कोई जैसा हेल्थ का मिनिस्टर है तो उसको यहाँ पे नहीं भेजेगी, उसको समझ में कम आएगा रेवेन्यू या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो नॉर्मली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर अपने जैसे इनके जो भी 97 मैटर्स लिखे हुए हैं लिस्ट 1 में, उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो ये बताएंगे सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है कहाँ खर्च करना चाहिए, वैसे स्टेट के भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी होते हैं। तो वैसे आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने अपना यहाँ पे नॉमिनेट किया है। इन्होंने अपने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कोई अपने फाइनेंस मिनिस्टर को करता है, कोई अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को। तो उन्होंने अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, आसाम ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, उन्होंने अपने फाइनेंस एंड कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर को बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने अपने मिनिस्टर फॉर कमर्शियल टैक्स, इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, ये मनीष सिसोदिया जी हैं दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं साथ में, ये है। उसी तरह से गुजरात के फाइनल, ऐसे टोटल यहाँ पे कितने मेंबर है, यहाँ पे टोटल है 33, टोटल 33 मेंबर्स है यहाँ पे। सब लोग आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा हमने ये लोग मीटिंग करते रहते हैं, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें ये लोग कोई भी डिस्कस करना हो तो जैसे यहाँ पे 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग लाइव अपडेट 7 अक्टूबर, तो ऐसे 52 ऐसे कई मीटिंग इसकी हो चुकी है जहाँ पे अपनी लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया जीएसटी काउंसिल भी क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, कौन से स्टेट में कौन से मेंबर हैं, और ये लोग क्या करते रहते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ है अपना ये लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसको आप सर्च करके इसको आप पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। ये मीटिंग करते तो कोई भी चीज़ ये चेंज करते तो फिर बाद में नोटिफिकेशन आता है, फिर वही जीएसटी के पोर्टल पर, जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक न्यू टैब, यहाँ पे हम करते हैं जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे हम जाएंगे। इसके डिस्कस में बहुत डिस्कस बात करेंगे आगे चल के। से लॉगिन वाले पोर्टल पे जाते हैं हम, लॉगिन वाले पोर्टल पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे होम पे, जब यहाँ पे होम पे जाएंगे हम नीचे, ये देखिए यहाँ पे एडवाइजरी ऑन, इस पे आया है एडवाइजरी ऑन डेट एक्सटेंशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, व्यू ऑल न्यूज़ एंड अपडेट्स, यहीं पे आते कोई भी मीटिंग हुई फिर उसमें उन्होंने कोई चीज़ फाइनल किया फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दिया, जैसे कैलकुलेटर पे 18 से 12% किया फिर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया तो फिर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट्स पढ़ सकते हैं, देखिए कितने सारे यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, कभी ई इनवॉइस पे, कभी इलेक्ट्रॉनिक कैश रिवर्सल पर, कभी टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस, जियो कोडिंग, ऐसे करके इसके बारे में भी डिस्कस में डिटेल में बात करेंगे जब जरूरत पड़ती रहेगी। एक ओवरव्यू था, ठीक है। तो यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो थैंक यू।